जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम BA 6 सेमेस्टर हिस्ट्री पेपर सेकंड का लास्ट चैप्टर 10 देखेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है औपनिवेशिक काल में बैंकिंग का विकास। इसके पहले हमने 9 चैप्टर्स बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिए हैं और आपका यह लास्ट चैप्टर है इस सिलेबस का। अगर आपने नहीं देखा हो पिछले 9 चैप्टर्स तो आप चैनल पर विजिट कीजिए। चैनल पर आपको मिल जाएगी BA 6 सेमेस्टर हिस्ट्री पेपर फर्स्ट क्लासेस के नाम से और पेपर सेकेंड क्लासेस के नाम से। दोनों पेपर के आपके सिलेबस कंप्लीट कराए जा चुके हैं, तो आप अवश्य देख लीजिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में ना आए, कोई भी टॉपिक आपको समझ में ना आए लेक्चर्स देखने के पश्चात, तो उसी लेक्चर में आप कमेंट अवश्य कर दिया करिए, पूछ लिया करिए, आपको अवश्य बताया जाएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। जो भी सभी क्लासेज यहाँ कराई गई हैं सबके नोट्स आपको वहाँ पर प्रोवाइड कराए जाते हैं, इसलिए चैनल अवश्य ज्वाइन कीजिएगा। अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। तो चलिए देखते हैं औपनिवेशिक काल में बैंकिंग का विकास किस प्रकार से हुआ। औपनिवेशिक काल में बैंकिंग के विकास जो है 5 चरणों में हुए थे। उन 5 चरणों को हम बहुत ही कम समय में अच्छे से समझ लेंगे। आपका जो एग्ज़ाम है नज़दीक है, इसलिए आपका जो सिलेबस है जल्दी से जल्द कंप्लीट कराया गया है। भारत में बैंकिंग विकास का जो प्रथम चरण है उसके विषय में सबसे पहले हम जानेंगे। भारत में बैंकिंग के विकास का पहला चरण जो है वह 1806 से पूर्व तक की अवधि को माना जाता है। 18वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई तथा कलकत्ता में कुछ ऐसी एजेंसी गृहों की स्थापना की और इन एजेंसी गृहों का वित्त पोषण जो है वह ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा ही किया जाता था। इन एजेंसी गृहों का प्रमुख कार्य जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को सैनिक आवश्यकताओं के लिए रुपया ऋण देना था, कागजी मुद्रा का निर्गमन करना तथा लोगों से निक्षेप स्वीकार करना था। यूरोपीय बैंकिंग पद्धति पर आधारित भारत का पहला बैंक विदेशी पूंजी के सहयोग से अलेक्जेंडर एंड कंपनी द्वारा बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो है वह 1770 ईस्वी में कलकत्ता में स्थापित किया गया था, परंतु यह बैंक जो है शीघ्र ही असफल हो गया। बैंकिंग के दूसरा चरण की बात करें तो भारत में बैंकिंग विकास का दूसरा चरण जो है वह 1806 से 1860 तक रहता है और 1813 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्य अधिकार समाप्त होने के साथ ही एजेंसी गृहों के पतन की प्रक्रिया शुरू हो गई। इसके बाद देश में निजी अंशधारियों द्वारा 3 प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना की गई, जो कि इस प्रकार हैं। 1806 में बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना की गई, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे, 1843 में बैंक ऑफ मद्रास। इन तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों के स्वामी निजी शेयर होल्डरों के थे, परंतु इनकी शेयर पूंजी में सरकार का भी कुछ अंश था, अतः सरकार द्वारा इन तीनों बैंकों पर नियंत्रण रखा जाता था। इन तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को सरकार के बैंकर के सभी अधिकार प्राप्त थे, परंतु 1862 के बाद सरकार द्वारा इन बैंकों से नोट निर्गमित करने का अधिकार वापस ले लिया गया। 1921 में इन तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को आपस में विलय करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर भारतीय स्टेट बैंक रखा गया। अर्थात 3 जो प्रेसिडेंसियां थी, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे, जो तीनों प्रेसिडेंसियां थी, इन तीनों को 1921 में मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई और 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया गया। भारत में बैंकिंग विकास का जो तृतीय चरण था वह 1860 से 1913 तक की अवधि को भारत में बैंकिंग विकास का तृतीय चरण माना जाता है। भारत सरकार ने 1860 में एक संयुक्त पूंजी कंपनी अधिनियम पारित किया। इसके अंतर्गत बैंकों के गठन संबंधी शर्तों को काफ़ी उदार बना दिया गया तथा सीमित देयता के आधार पर देश में बैंकों के गठन की अनुमति दी गई। इस अधिनियम के पारित होने के बाद देश में बैंकिंग विकास को एक नई दिशा मिली। 1865 में इलाहाबाद बैंक, 1881 में अलायंस बैंक ऑफ शिमला तथा अवध कमर्शियल बैंक, 1894 में पंजाब नेशनल बैंक और 1901 में पीपुल्स बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। सीमित देयता के आधार पर 1881 में स्थापित अवध कमर्शियल बैंक भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक था। पूर्ण रूप से भारतीयों का पहला बैंक पंजाब नेशनल बैंक था, जिसकी स्थापना 1894 में की गई थी। भारतीय बैंकिंग क्षेत्र 1906 के बाद तीव्र गति से वृद्धि हुई और इस समय
देश में स्वदेशी आंदोलन चल रहा था। 1906 में क्या चल रहा था? स्वदेशी आंदोलन चल रहा था। तो इस आंदोलन के कारण लोगों ने विदेशी बैंकों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया और इस समय 1906 ईस्वी में बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, 1911 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, 1913 में बैंक ऑफ मैसूर की स्थापना की गई। भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में 1906 के बाद एक प्रकार से इसका जो है भारत में बैंकिंग का विकास जो है बहुत ही तेज़ी से हुआ। क्यों? क्योंकि 1906 में स्वदेशी आंदोलन चल रहे थे। उसमें स्वदेशी आंदोलन में यही नियम ही था कि विदेश की जो भी चीज़ें हैं, विदेश की जो भी नौकरियां हैं, विदेश की जो भी वस्तुएं हैं, उनका बहिष्कार किया जाए और स्वदेश अपनाया जाए, अर्थात अपने देश में बनी हुई उसी चीज़ को अपनाया जाए। तो उस समय जब यह बैंकिंग में विकास की अगर हम बात करें तो विदेशी बैंकिंग का लोग जो है वह बहिष्कार करते हैं, भारत में बहुत बैंक का एक प्रकार से स्थापना करते हैं। तो उसी समय में 1906 में बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना हो गया था और 1908 में बैंक ऑफ बड़ौदा, 1911 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, 1913 में बैंक ऑफ मैसूर की स्थापना हो गई थी। भारत में बैंकिंग के विकास का चतुर्थ चरण अगर हम देखें तो भारत में बैंकिंग विकास का चौथा चरण 1913 से 1939 तक की अवधि को माना जाता है। इस अवधि में भारत में बैंकिंग क्षेत्र के सम्मुख प्रथम विश्व युद्ध छिड़ जाने के कारण संकट उत्पन्न हो गया। भारतीय बैंकों से लोगों का विश्वास अचानक समाप्त हो गया। फलतः जमाकर्ताओं द्वारा अपना निक्षेप निकालने की प्रक्रिया शुरू हो गई। भारतीय बाजार में मुद्रा की कमी हो गई और प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जो है वह भारत में विकास की दर, एक प्रकार से बैंकिंग विकास की दर एक बार पुनः त्वरित हो गई। 1921 में तीनों प्रेसिडेंसी बैंकों को आपस में मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई और 1930 की व्यापक मंदी का भारतीय बैंकिंग व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा था। 1930 में केंद्रीय बैंक जांच समिति का गठन किया गया। समिति ने अपने प्रतिवेदन में सुझाव दिया कि देश में एक सुदृढ़, सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित बैंकिंग व्यवस्था की स्थापना की जाए और इस स्थापना के लिए केंद्रीय बैंक की स्थापना तथा व्यापक बैंकिंग अधिनियम बनाने पर बल दिया जाए। 1934 में जो है भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम पारित किया गया और फलतः 1 अप्रैल 1935 से भारतीय रिजर्व बैंक ने कार्य करना शुरू कर दिया, जो कि हमारा केंद्रीय बैंक अभी तक बना हुआ है। कौन सा? भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में अगर हम बैंकिंग विकास का 5वां चरण देखें तो 1939 से 1946 की अवधि को भारतीय रिजर्व बैंकिंग के विकास का 5वां चरण माना जाता है। इस अवधि को बैंकिंग विस्तार की अवधि कहा जाता है क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के कारण जनित इस मुद्रास्फीति में जन सामान्य की मौद्रिक आय में वृद्धि हुई और फलतः सभी बैंकों के मांग जो है वह निक्षेप मात्रा में वृद्धि हो गई। इस अवधि में नए बैंकों की स्थापना के साथ साथ पुराने बैंकों द्वारा नई नई शाखाएं खोली गई और यूनाइटेड कमर्शियल बैंक ऑफ हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक की स्थापना की गई। इस प्रकार 5 जो चरण थे उसमें बैंकिंग का एक प्रकार से विकास होता है। किस प्रकार से 1770 में पहला बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना होती है और धीरे धीरे विभिन्न स्थितियों में बैंक जो है वह विकास करता हुआ चला जाता है और 3 प्रेसिडेंसी बैंकियाँ खोली जाती हैं। द्वितीय चरण में बैंक ऑफ मैसूर, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ कलकत्ता जो खोली जाती हैं, इन तीनों का एक प्रकार से 1921 में विलय करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया जाता है। 1955 में इसका नाम जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा जाता है। चतुर्थ चरण की बात करें तो उसमें यह विचार रखा जाता है कि एक केंद्रीय बैंक होना चाहिए। 1934 में एक भारत रिजर्व बैंक का अधिनियम पारित होता है। उसके तहत 1935 1 अप्रैल को भारतीय रिजर्व बैंक जो है वह कार्य रूप में आ जाता है और इस प्रकार बैंकिंग का विकास होता है। यह था आपका चैप्टर जो कि हमने आपको अच्छे से पढ़ाया। आपको हर एक चैप्टर समझ में आया होगा। आपका सिलेबस आज कंप्लीट हो गया, तो आपके एग्ज़ाम जब भी हो अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, तैयारी कीजिए। टेलीग्राम चैनल से PDF नोट्स लेकर आप रिवीजन कीजिए जिससे तैयारी आपकी बेहतर हो सके और अपने वीडियो को शेयर भी कर दिया करिए दोस्तों के पास। जो भी प्रश्न समझ में ना आए, जो भी तथ्य समझ में ना आए, वह कमेंट करके आप पूछ लिया करिए और अच्छे से वीडियो देखिए, अपना पेपर दीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।